हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज है 20th ऑफ सितंबर और आज के हिंदू न्यूज़पेपर दैट इज़ द दिल्ली एडिशन उसको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है दैट इज़ पंजाब। द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ गॉटन अ न्यू चीफ मिनिस्टर एंड ही इज़ फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। सो फर्स्ट टाइम अ दलित सीएम हैज़ बीन ब्रॉट इनटू पिक्चर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, अगर हम 2016 मेंस का क्वेश्चन देखें, देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द पार्टी सिस्टम एंड ये जो सीएम वाला इशू है दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पंजाब, इट हैज़ हैपेंड इन राजस्थान ऑल्सो, कर्नाटका में भी चल रहा है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं एंड देयरफॉर वी मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द पार्टी सिस्टम। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकेंड हेडलाइन। सो दिस इज़ अबाउट द एनआरसी, अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। तो अभी एक असम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट निकाला था और उसमें उन्होंने कहा कि एनआरसी इज फाइनल। तो इसको देखेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द कंट्रोवर्सी दैट टुक प्लेस ड्यू टू एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर एक और एक इम्पॉर्टेंट इशू है दैट इज द इशू ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। एवरी ईयर लैक्स ऑफ पीपल डाई। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट्स में लैक्स ऑफ पीपल डाई, तो उसके बारे में एक फैक्ट आया है बाय द एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब इस पे हम लोग इतना फोकस नहीं देते, हमें पता है कोविड से इतनी डेथ्स हुई है, इस इंसिडेंट से इतनी डेथ हुई है, बीमारी से डेथ हुई है, पर रोड एक्सीडेंट एज एन इशू इज़ नॉट फोकस्ड अपॉन। तो इसमें हम लोग देखेंगे अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स, ये जो फैक्ट्स मैंशनड है, प्लस थोड़ा एडिशनल रीडिंग करेंगे हम लोग अबाउट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग रोड सेफ्टी। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, GS1 हो GS3 हो, उसमें आ सकता है। फिर एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आई थी आज के हिंदू पेपर में, दैट इज अबाउट द स्पीकर्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके साथ में देयर वाज अ मेंशन ऑफ अ स्कीम नोन एज निपुण भारत। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे बाद में। अभी हम लोग आजकल देख रहे हैं इन दिल्ली के अंदर द दिल्ली पुलिस इज़ यूजिंग अ सिस्टम नोन एज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। कभी कभी हम इसको ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी कह देते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आजकल के हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें वो फेस रिकॉग्निशन तो होता ही है। सो द पुलिस हैज़ बीन यूजिंग दिस कैपेबिलिटी यूजिंग, जो आजकल वो CCTV हर जगह लगे हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस, बट ये हो रहा है विदाउट अ लीगल फ्रेमवर्क। Therefore we'll be covering this। आज एडिटोरियल, आज ओपिनियन सेक्शन में था इसके ऊपर, तो हम इसको देखेंगे। फिर एक न्यूज़ है, छोटी सी है, मतलब एक अवेयरनेस सेक है। दिस इज़ अबाउट दैट वी सी कि हमारे हेल्थ केयर हमारा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द कोविड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। अब व्हाट हैपन्स इफ़ न्यू डिजीजेस या जो पुरानी डिजीजेस थी वो वापस आ जाती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, तो उससे हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है। अब हम लोग ये दो एडिटोरियल्स देखेंगे यहाँ पे, वन इज एन एडिटोरियल, अदर इज एन ओपिनियन। अ स्पाइक, तो अ स्पाइक, आजकल स्पाइक एक ही चीज़ की होती है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड। सो कोविड में जो स्पाइक इन केसेस, तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स मिल जाती है अबाउट द रिसेंट ट्रेंड्स इन कोविड और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज समथिंग वेरी यूनिक जो अब तक हमने हार्डली कभी देखते हैं। दिस इज अबाउट द ट्रांसनेशनल कंपनीज, जो बाहर से कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या और भी कोई कंपनी है, वो किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी। एंड इस रेफरेंस में ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट बायलैटरल ट्रीटीज़, दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ नेगोशिएट कर रही है, सो दैट इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज़ फ्रीली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो जो कंपनीज जो इंडिया में आ रही है उनका अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इंडिया को क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा इंसाइट है, एक कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो विल बी कवरिंग दिस। बाकी और भी एडिटोरियल्स है, बट दैट वाज अबाउट वही अफगानिस्तान का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, वो सब हम ऑलरेडी इसमें देख रहे हैं आज। फिर एक और एक टॉपिक है सिक्योरिटी अलर्ट ऑन थ्रेट ऑफ ह्यूमन बॉम्ब। तो इस्लामिक स्टेट का आजकल वैसे तो काफ़ी ख़त्म हो गया था इस्लामिक स्टेट, बट स्टिल वी सी सम प्रेवलेंस ओवर हियर। तो इस्लामिक स्टेट एक प्रोपोगंडा कर रहा है अबाउट एनकरेजिंग लोन वुल्फ अटैक इन द कंट्री। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम आज के ये जब हेडिंग करेंगे तब इसको देखेंगे। फिर ये है कंटिन्यूटी ऑफ द यस्टरडेज न्यूज़, दैट इज सेंटर येट टू टेक कॉल ऑन 68 नेम्स सेंट बाय SC कलेजियम। तो इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे।
फिर तालिबान हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट द इंगेजमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ये स्टेटमेंट निकाली है एंड द कोऑपरेशन ऑफ सऊदी अरेबिया विद इंडिया। तो इसको बहुत ब्रीफ में इसको कवर अप कर लेंगे आज। और फिर हमारा साइंस एंड टेक कह लीजिए या फिर डिफेंस कह लीजिए, उसमें एक न्यूज़ थी अबाउट अ मिसाइल नोन एज एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना, तो इसके फीचर्स हम समझेंगे क्योंकि न्यूज़ में थी। चलिए फिर आते हैं आज के हेडलाइंस के ऊपर। पहली न्यूज़, सो पंजाब गेट्स इट फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, हम इन दोनों के बीच में दिस कैंप एंड अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम थे, उनके बीच में एक फैक्शन फाइटिंग चल रही थी। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो पंजाब कांग्रेस होगी, अब पंजाब कांग्रेस एज अ स्टेट, मतलब स्टेट में काम कर रही है बट डायरेक्शंस दिल्ली से आ रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोज पीपल आर गिविंग डायरेक्शंस एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दिस पर्सन विल बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो यही सब है कहानी, बाकी फिर इनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करी हुई है इन द पेपर। अब हमारे काम का यहाँ पे ये है, अगर आप ये देखिए सिलेबस को, ठीक है, ये वैसे PSIR का है बट हम क्वेश्चंस देख रहे हैं इस लाइंस में आ रहे हैं GS2। सो इट इज़ अबाउट, यहाँ से आप थोड़ी सी क्यूज ले सकते हैं कि GS में कैसे आ सकता है। द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल एंड द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, सोशल बेसिस ऑफ द पार्टीज, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो ये सब ट्रेंड्स है जिसको हम GS में भी ले सकते हैं। दिस आर कॉमन फीचर्स। इनफैक्ट इस पर एक क्वेश्चन आया था इन 2016 अबाउट, ये क्वेश्चन आप देखिए इसको, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है हमारा, ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, सेंटर में कोई पार्टीज है, स्टेट्स में कोई पार्टी है, तो इसके बारे में एक क्रिटिकल असेसमेंट देने के लिए हमें बोल रहा है। तो इट इज़ पासिंग थ्रू फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो लाइकवाइज ये जो डेवलपमेंट्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं फैक्शन फाइटिंग चल रही है इन द पॉलिटिकल पार्टीज। एक नेशनल पार्टी है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और स्टेट्स में उसकी डिफरेंसेस चल रही है, एंड दैट इज़ नॉट यूनिक टू द कांग्रेस, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग विद द बीजेपी। तो बीजेपी के अंदर हम देख रहे थे कुछ टाइम पहले योगी आदित्यनाथ के CM बनने पे देवर सम डाउट्स, यूपी CM, ठीक है, कर्नाटका में CM चेंज कर दिए गए हैं, एंड आपका कांग्रेस के अंदर राजस्थान में भी चल रहा है इशू, उत्तराखंड। सो देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर CM और ये फैक्शन फाइटिंग चल रही है रीजनल वाले में, और सेंटर में देयर आर सर्टेन टेंशंस दैट आर गोइंग ऑन। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द NRC इज फाइनल रूल्स असम्स फॉरेन ट्राइब्यूनल। इसको ब्रीफली बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था दैट चलो इसको भी छोड़ते हैं, पहले ब्रीफ में आते हैं इसको। तो NRC, पहले NRC देखते हैं। NRC इज बेसिकली एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग सिटीजन्स, जो लीगल सिटीजन्स है हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये डिमांड क्यों आई? ये डिमांड इज स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, असम जब वो 1971 वॉर हुआ था एंड बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया था, उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड माइग्रेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली असम, बिकॉज बांग्लादेश और असम इज टू द नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश और पोरस बाउंड्रीज है, तो पीपल हैड सेटल्ड ओवर टू इंडियन साइड। तो असम में डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। ठीक है, असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, वहाँ का पॉपुलेशन जो है, मतलब एसमीज पॉपुलेशन होगी, यहाँ बंगाली पीपल वो गेटिंग इनटू इट, प्लस इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ऑल्सो। So ultimately there was lot of uprisings and tensions in Assam, and ultimately there was an Assam Accord. Assam Accord के अंदर the Indian central government was to identify the legal citizens, ठीक है, और उनको वापस, जो इंडियन थे उसको आइडेंटिफाई करना था, जो बाहर से आए इंडिया के अंदर उसको वापस भेजना था, या फिर एटलीस्ट उनके वोटिंग राइट्स को बंद करना था कि वो वोट नहीं कर सकते, बिकॉज सिटीजन्स कैन ओनली वोट. So that was the exercise. So in pursuance of Assam Accord, this BJP government introduced the National Register for Citizens. ठीक है, and this is being done by the Registrar General of India. तो ये इनका काम है. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी सिटीजनशिप पे डाउट हो गया,
उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं लिखा गया, देन इन दैट केस ये जो केस होगा देन इट विल गो टू द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल विच इज फॉर्म्ड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट। तो ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल लिखा है इट इज बेसिकली टू सी, दूसरे व्यक्ति को भी चांस मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को, कि आप सिटीजन हो नहीं हो प्रूव करने के लिए चांस मिलना चाहिए। अगर ऐसे डाउट आता है तो जो बंदे पे एक्यूजेशन है कि वो बाहर से आया है उसको प्रूफ दिखाने का मौका मिलना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस इन द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एंड वो एक जजमेंट देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ जो आज के न्यूज़ में बता रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग। सो दिस पर्सन वॉज देयर, इसकी एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं था, तो दिस पर्सन वॉज देयर एंड अल्टीमेटली फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने बोला कि ये व्यक्ति हमारा सिटीजन है कंट्री का, तो दे ओवर रूल द जजमेंट, ओवर रूल द स्टैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। हमें पता लग जाता है कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है यहाँ पे। तो आपको पता चल गया एनआरसी के बारे में, पता चल गया आपको, ये पता चल गया दैट एनआरसी इज नॉट नेशन स्पेसिफिक, इवन दो नाम इसका है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, बट इट इज स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ असम। ये कौन सी बॉडी इसको इशू करती है, दैट इज रजिस्ट्री जनरल ऑफ इंडिया। एंड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का काम क्या है, हमने ये भी देख लिया यहाँ पे कि असम अकॉर्ड से ये कैसे कनेक्टेड है। अब आते हैं, बात करते हैं अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2018-19 में एक लॉ पास किया था जिसमें बोल रहे थे कि जो लोग बाहर परसिक्यूटेड हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी जो दूसरी कंट्री में माइनॉरिटी है, दैट इंक्लूड्स हिंदूज ऑल्सो, हिंदूज़ हो गए आपके, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसी हो गए, जो बाकी कंट्रीज़ में है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन कंट्रीज़ में है, दे कैन कम टू इंडिया। जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, provided they were religiously persecuted, they were victims of persecution in the other country। अब इस केस में मान लीजिए कुछ लोग बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से हिंदूज हैव कम इनटू असम, बंगाली हिंदूज हैव कम इनटू इंडिया, असम, then in that case also demography is getting changes, it is not specific to a religion, that is Muslim, Islam, तो डेमोग्राफी तो फिर भी चेंज हो रही है। सो देयरफॉर इट डजंट गो वेल विद द स्पिरिट ऑफ असम अकॉर्ड, एंड एक कंसर्न था कि दैट देयर इज गोइंग टू बी टेंशंस इन द स्टेट ऑफ असम। तो ये है। अब रिसेंटली क्या हो रहा है दैट विद रेफरेंस टू द एनआरसी असम में हुआ है, तो लाइकवाइज अदर स्टेट्स आर ऑल्सो डिमांडिंग एनआरसी फॉर देयर कंट्री, फॉर द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका ने भी बोल दिया कि हमको एनआरसी चाहिए। सो देर इज़ नाउ अ डिमांड, अनपॉपुलर डिमांड, जो बोल रहे हैं कि हमको एनआरसी पैन इंडिया चाहिए। अब इसके रेफरेंस में देर इज अनदर एक्सरसाइज गोइंग ऑन, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, ठीक है। अभी वो सब होल्ड पे रखा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि एनआरसी फाइनल नहीं है, पर अभी इस पे जजमेंट दे दिया कह के कि एनआरसी फाइनल है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि एनआरसी इज फाइनल। अब अगर ये पैन इंडिया एनआरसी हो जाता है तो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री, ठीक है। अब मान लो जो बोल दीजिए कि कर्नाटका के सिटीजन्स, कर्नाटका स्टेट के लोग कर्नाटका के हैं, बाहर उनको सिटीजन्स डोमिसाइल के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, या फिर मूवमेंट के जो इश्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम टू मूव अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो देयर मे बी एडिशनल चैलेंजेस विच अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब आते हैं अबाउट द रोड सेफ्टी। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल गया हमको बेसिकली विच ड्रॉज द अटेंशन टू द इशू ऑफ रोड सेफ्टी। So 1.2 lakh deaths in road accidents in 2020 according to the NCRB data, और large number of people were injured। ये तो होता आ रहा है, but somehow as a country we do not give due emphasis to it। अब recently we have taken certain measures, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, वो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया है by referring to the PIB। So a road safety policy was incorporated, बताने के लिए कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का विजन क्या रहेगा विद रेफरेंस टू द रोड सेफ्टी। और रोड सेफ्टी पॉलिसी के परस्यूएंस में देर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रोड सेफ्टी काउंसिल्स, ठीक है। ये बेसिकली बॉडी है, कमिटी है, काउंसिल लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे देयर बी काउंसिल्स फॉर बोथ एट द स्टेट लेवल एज वेल एज द एपेक्स नेशनल लेवल। तो इनका काम है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, टू सी कि भाई करेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, वो सब चीज़ें। फिर विद रेफरेंस टू
द रेगुलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एंड नेचुरली रोड सेफ्टी उसमें आ जाता है. अ लॉ वॉज पास विच वॉज नोन एज मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड एज वेल एज द रजिस्ट्रेशन एंड जो गाइडलाइंस होती है वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है. फिर एज अ एक एज एन अप्रोच या एक ईजी टू मेंशन जो तरीके होते हैं इनके. सो 4 E's आर देयर ऑफ रोड सेफ्टी, दैट इज एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर. ठीक है, पहले तो आप लोगों को अवेयर कीजिए कि क्या क्या कंसर्न हो सकती है. लोग स्पीड से ड्राइव करते हैं, फॉलो नहीं करते रूल्स को, तो उनको एडुकेट कीजिए. इंजीनियरिंग कीजिए, इंजीनियरिंग वाइज इसको इम्प्रूव कीजिए रोड्स को. कुछ रोड्स में देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स आर देयर, तो वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लीजिए. कुछ एरियाज होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं टू एक्सीडेंट्स. क्यों होते हैं? मे बी देयर इज अ डिफेक्ट ओवर देयर. सो इंजीनियरिंग चेंजेस बी इट इन टर्म्स ऑफ रोड्स और व्हीकल्स नीड्स टू बी डन. एंड देन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ट्रैफिक वाला है या फिर इंजीनियरिंग इशूज़ है, उनको इन्फोर्स कीजिए और उसको रेक्टिफाई कीजिए. एंड लास्टली, किसी का एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा होता है उसको मेडिकल अटेंशन, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. अब इस रेफरेंस में वी शुड मेंशन अबाउट व्हाट हैपेंड इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर द गवर्नमेंट केम अप विद समथिंग नोन एज गुड समैरिटन पॉलिसी. सो गुड समैरिटन मतलब कोई, मान लो कोई व्यक्ति है, किसी का एक्सीडेंट देखा उसने, पर वो हेल्प करने जाता है उसको. अब नॉर्मली क्या होता है, कोई हेल्प करना नहीं चाहता क्योंकि करेगा तो फिर पुलिस केस में फंस जाएगा. सो टू encourage people to help others, a good Samaritan policy was created by the Delhi government. तो ये important points हैं and this can be a very important issue for mains. और मेंस में हम देखते हैं कि लोग generic answers, generic points लिख के आते हैं, but if you can mention these points, you will get additional marks for sure. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. हिंदी गेन्स ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट. ये एक हेडलाइन थी और हेडलाइन में अब इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर मेरे को 2 चीज़ें मिलती है. सो वन इज़ द निपुण भारत स्कीम. ठीक है, तो ये निपुण भारत स्कीम क्या है, एंड दूसरी है अबाउट द इशू ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट. अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? हिंदी गेन्स मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब दिस आर्टिकल सेज देयर आर 2 reasons for this. One is demographic shift. One is that if we take the census into account, number of speakers, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जैसे कि आपके यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, particularly these are experiencing a demographic dividend. There is more youthful population, इनकी birth rate भी हाई है, fertility rate हाई है. That is why the number of people that are being born here ज़्यादा है. They will speak हिंदी because इनकी मदर टंग है, तो इसीलिए द नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर इंक्रीजिंग. दूसरी बात वो ये कर रहा है, मान लीजिए कि स्टेट ऑफ केरला है. अब केरला में क्यों हिंदी स्पीकर्स की नंबर्स बढ़ रहे हैं केरला के अंदर? इट सजेस्ट दैट केरला में, इनफैक्ट साउथ इंडियन स्टेट्स, वैसे ही उनकी एजिंग पॉपुलेशन है. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, यूपी, बिहार, 2 स्टेट्स, एमपी, यहाँ से आ रहे हैं. सो नेचुरली एज अ परसेंटेज, अगर ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, लेबरर्स आ रहे हैं, तो एज अ परसेंटेज द नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन दैट रेस्पेक्टिव एरिया. सो दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज. अब आते हैं निपुण भारत के ऊपर. निपुण भारत स्कीम इज अबाउट encouraging the foundational literacy and numeracy amongst the children of 3 to 9 years. मतलब क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनमें बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स होने चाहिए. टाइम एंड अगेन हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर, मतलब स्कूल में तो एडमिशन अब ले रहे हैं, बट उनका लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर. तो इसको एड्रेस करने के लिए दिस निपुण भारत स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट इज फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. यहाँ हिंदी का कुछ लेना देना था नहीं एक्चुअली. अब ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जा रही है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मतलब देवर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो न्यूज़ में, जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम उनके वर्नाक्युलर लैंग्वेज, मतलब जो बच्चे अपने घर में बातें करते हैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, तो वो बेटर रिटेन करते हैं एंड बाद में दे कैन माइग्रेट टू एन अदर लैंग्वेज ऑल्सो. तो निपुण भारत के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, सो वन इज, अगर बच्चों को पहले से अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा,
अगर उनके लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स अच्छे हैं तो जो सब्सिक्वेंट क्लासेस है दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे विल फाइंड द एजुकेशन मीनिंगफुल एंड देयरफॉर द ड्रॉप आउट रेट्स विल कम डाउन. The quality of education will improve, and to ensure that there is a literacy or numeracy improve hota hai, we need to have innovative pedagogies. Pedagogies means the way teaching is being done, the academic syllabus, wo sab. So innovative pedagogies such as use of toy-based tools, experimental learning, that should take place. Then it also talks about the capacity building of the teachers. भाई अगर pedagogy change करनी है, अगर आपको तो अच्छी एजुकेशन करनी है तो फिर टीचर्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी. तो दिस नीड्स टू बी डन एंड दिस फोकसेस अपॉन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, एंड दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. ऑफ सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लेटर आउटकम्स ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो ये सब यहाँ पे बात कर रहे हैं. दूसरा हमें इस आर्टिकल के अंदर ये देखने को मिल रहा है हमारे काम की चीज़, दैट इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. तो एक तो हमारी कंट्री की एक पॉलिसी है कि हमें डाइवर्सिटी को एंकरेज रखना चाहिए. माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिक राइट्स है, स्पेशली फॉर स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेजेस, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, उसके बारे में. तो यहाँ पे बता रहा है दैट इन इंडिया देर आर एटलीस्ट 121 लैंग्वेजेस which are being spoken by a population of at least 10,000 people. मतलब 121 लैंग्वेजेस है जो 10,000 लोग, जिसे कम से कम 10,000 लोग तो बोल रहे हैं. और उसके बियॉन्ड हमारे पास और भी कितनी सारी लैंग्वेजेस है. ठीक है, और भी कितनी सारी लैंग्वेजेस है जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ बोलते हैं. तो हमें उसको थोड़ा बचा के रखना चाहिए. अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, इट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज if a question comes on the language lines या diversification या measures taken by the government to promote a language, उसके लिए facts काम के रहेंगे. चलिए अब आते हैं about this legal, without any legal framework facial recognition system is being used. हम AFRS से बोलेंगे, automated facial recognition system. तो पहले तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में. तो GS3 में वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस लाइन्स. अच्छा, होता क्या है, आप सड़क पे जा रहे हैं, आजकल चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहे हैं आप. ठीक है, CCTV यहाँ लगा है, वहाँ लगा है. सेक्टर 17 में वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे एक CCTV लगा है. सो ऑल द फेशियल जो डेटा उसने लिया यहाँ से, इट विल बी स्टोर्ड. ठीक है, अलग अलग जगह से ले रहे हैं, उसको स्टोर कर देगा एट अ सेंट्रल डेटाबेस. तो एक डेटाबेस बन जाता है ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, अब इस डेटाबेस के आधार पे मान लीजिए कोई क्रिमिनल व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई डाउट था, सो दैट विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस सिस्टम, ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. सो मान लीजिए इनके पास कोई अपनी प्रोफाइल थी पुलिस के पास, स्पेशली ऑफ क्रिमिनल्स, दे में हैव अ रिकॉर्ड फेशियल प्रिंट, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है वैसे फेशियल प्रिंट होगा. सो बेस्ड ऑन द डेटा वो व्यक्ति, अच्छा ये क्रिमिनल आदमी है, अच्छा ये यहाँ पे घूम रहा था, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था. सो दे कैन फिगर आउट एवरीथिंग फ्रॉम दिस. बहुत ईजी हो जाएगा पुलिस के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन. एंड इसमें हम लोग देख रहे हैं व्हेन इट केम टू द, अभी जो रिपब्लिक डे पे हुआ था फार्मर्स का प्रोटेस्ट, ठीक है, वो ट्रैक्टर लेके जो हुआ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे हैं. देन व्हेन इट केम टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो राइट्स हुए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इट इज़ बीइंग यूज्ड. एंड कुछ टाइम पहले द दिल्ली हाई कोर्ट जो है, उन्होंने बोला था कि एक कोई बच्ची गुम गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए, उसके पेरेंट्स को घूमने के लिए, वो कह रहे थे आपके पास ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ क्यों नहीं करते. तो यहाँ पे बात कर रही थी. अब यहाँ पे हमारा जो मुद्दा आता है दैट दिस टेक्नोलॉजी भी इज़ बीइंग यूज्ड. इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, जैसे कि आपका अच्छे कामों के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है. बट इसका प्रॉबिलिटी है दैट इट कुड बी मिस यूज्ड ऑल्सो. गलत तरीके से डेटाबेस रखा हुआ है लोगों की प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है. क्या हो सकता है, किसी को फ्रेम कर दिया जाए, किसी गलत तरीके से फ्रेम कर दिया जाए. वी डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन कंसर्न्स ऑल्सो ओवर हियर. सो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी. हम अकाउंटेबिलिटी लाते हैं विद रेफरेंस टू द सिस्टम, विद रेफरेंस टू द पीपल हु आर यूजिंग इट. उसमें हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए. हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि डेटा कैसे कलेक्ट होता है,
और डेटा कैसे यूज़ होता है। यहाँ के लिए डेटा लिया और कहीं और यूज़ करना शुरू कर दिया तो मिसयूज़ होना शुरू हो गया और स्टार्ट गिविंग इट टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड रेशियल प्रोफाइल या एथनिक प्रोफाइल करना शुरू कर दिया। सो देर आर लेजिटिमेट कंसर्न्स व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ सच टेक्नोलॉजीज। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होनी चाहिए, दिस अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ लीगल फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग में सब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता देन द पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और ऐसे ही हर सिस्टम के लिए ऐसे ही चलता आ रहा है। जैसे आधार हो गया आपका, तो उसके लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था। सो लाइक वाइज दिस टेक्नोलॉजी इज देयर, इट इज़ अ बून, बट देन इट हैज़ टू बी यूज्ड इम्प्लीमेंटेड विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आते हैं, द राइजिंग डेंगू मलेरिया केसेस विल टेक अ टोल ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। अरे लॉजिकल सी बात है, अगर कोविड-19 हो रखा था तो हेल्थ केयर ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, ठीक है, तो सारा फोकस तो इधर ही हो गया था। सो देवर डिसीजेज लाइक डेंगू मलेरिया, वो ऑलरेडी थी, बाकी फिर आपकी और भी डिजीजेज है, तो इनके बारे में बता रखा है। वी आर विटनेसिंग एट दिस मोमेंट हायर इंसिडेंस ऑफ डेंगू मलेरिया, ठीक है, तो इसके लिए हेल्थ केयर की ज़रूरत है और ये सीरियस बीमारियाँ भी हैं। ड्रिप लगानी पड़ती है डेंगू के टाइम पे, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्लाज्मा, तो इसके बारे में है। Beyond this, what I would really like you to do is, I want you to read more about dengue. I want you to read more about malaria. ठीक है, डेंगू कौन से मच्छर से करता है, एडिस इजिप्टी ये तो पता है, मलेरिया एनोफिलिस करता है, इससे क्या साइड इफेक्ट होती है, इसके लिए कौन सी स्कीम थी, ये सारा आपको पता होना चाहिए। बाद में एक बीमारी है चिकनगुनिया, इट्स अगेन सिमिलर टू डेंगू। दूसरा है लेप्टोस्पायरोसिस, ये थोड़ा नया था, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ बता रखा है। बाकी दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं कि दिल्ली में विटनेस द वर्स्ट केस ऑफ द सेकेंड वेव, ठीक है, तो यहाँ पे देवर नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रहे हैं बट देर आर 0 फैटलिटीज। तो यही कोविड से रेफरेंस में देयर वाज दिस एडिटोरियल, ठीक है, ये हम शुरू का थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इट्स बेसिकली विद रेफरेंस टू द पीएम मोदी का जो बर्थडे था उस दिन 2.5 करोड़ केसेस 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दी थी, जो बहुत बड़ा नंबर है। समवेयर इट इज़ ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पीपल पुटिंग मोर एंड मोर वैक्सीनेशन। पर वो ये बोल रहा है, मेरे को इतने काम का यहाँ लगा नहीं, बट इट इज़ बेसिकली फोकसिंग अपॉन द इशू ऑफ सप्लाई साइड इशूज़, कि वैक्सीन में इतनी सप्लाई नहीं आ रही है, ऑल्दो देयर इज़ नो वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी नहीं है, पर सप्लाई नहीं है, इसीलिए इतनी वैक्सीनेशन लग नहीं पा रही, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे इस साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द कोविड। तो बोल रहा है कि इवन बिफोर जो सेकेंड वेव आई थी, तो फरवरी में देवर अबाउट 10,000 केसेस, तो आज हमारे पास 30,000 केसेस है, ठीक है, तो सिचुएशन कैन गेट बैड। और हमारे देर आर दिस कंसर्न्स अबाउट इम्यूनिटी एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ द वायरस, एंड देन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर अबाउट टू ओपन। तो कुछ रिस्क बता रहा है व्हेन इट कम्स टू द कोविड-19। अब यहाँ पे एक और एक थीम हो सकती है, शुड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी ओपनड, ये क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, आपको पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना आना चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ द ICMR, कभी इसको बाद में करेंगे, आज जो एडिटोरियल में वहीं तक रहते हैं आज। देन होल्डिंग ट्रांसनेशनल कंपनीज अकाउंटेबल, यूनिक है थोड़ा सा। तो ट्रांसनेशनल कंपनीज ऑब्वियसली दे आर वर्किंग अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज एंड एज अ कंट्री, ये 2 पेजेस है, एज अ कंट्री, एज द वर्ल्ड एक्चुअली, एज द ग्लोब, हमारे पास इन्वेस्टर के रेफरेंस में वो कंपनी ऑपरेट तो करती है किसी कंट्री के अंदर। मान लीजिए यूएस की कंपनी है, इट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है, हम बात तो होती है कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ये सब, बट वी डोंट टॉक अबाउट मच अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क्स अच्छे हैं, बट व्हाट अबाउट अ कंट्री लाइक अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में तो वो डायमंड ट्रेड और वो बड़ा अनएथिकल सा सिस्टम चलता है। सो दे इंगेज्ड इन अनलॉफुल मीन्स, ऑल्सो क्रिमिनल मीन्स, जहाँ पे इतने लीगल सेफगार्ड्स नहीं है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि जो ट्रांसनेशनल कंपनीज है, इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, या फिर देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर अकाउंटेबिलिटी। एंड स्पेसिफिकली इट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मान लीजिए एक
आजकल आप देख रहे होगे, दिस सिटीज आर देयर, स्मार्ट सिटी बनाना है एंड दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कैपिटल। तो बड़ी कंपनीज है, उन्हीं के पास ऐसा कैपिटल होता है, वो करेंगे इसको। या फिर ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, या फिर आपका सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई है उसको प्राइवेटाइज कर दिया, या बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया। नाउ लेट्स से वी सिंपली टॉक अबाउट द वाटर। तो दे हैव टू क्रिएट द वाटर इंफ्रा एंड देन इंश्योर दैट देयर इज अ बिलिंग। जैसे पानी का होता है, जैसे बिजली का होता है, वैसे पानी का बिलिंग वो सब देखेंगे। तो लेट्स से इट इज गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी। सो व्हाट इफ दिस कंपनी सेज कि हम पानी नहीं देंगे आगे अगर आप बिल नहीं दोगे यहाँ पे, सो इट्स अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, राइट। तो इसके बारे में सेफ गार्ड्स हैव टू बी मेंशन्ड। तो मान लीजिए अब इंडिया इज नेगोशिएटिंग मान लीजिए इंडिया और अमेरिका की ट्रीटी होनी है, दैट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। So this treaty is talking about how Indian companies in USA will interact and how US companies in India will interact. ठीक है, तो ट्रांसनेशनल कंपनीज विल कम टू इंडिया, तो उनके लिए देयर नीड्स टू बी अ कॉम्पोनेंट दैट टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टर ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेशन ऑफ द TNCs. So there was this model BIT of 2016. एक मॉडल BIT का मतलब है एक मॉडल फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डेंस में हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमारी ये कंसर्न्स है, सब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। तो उसके अंदर कुछ मेंशन है अबाउट द प्रोविजंस ऑन इन्वेस्टर ऑब्लिगेशंस, बट ये बाइंडिंग नहीं है। तो प्रोविजंस तो है बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग। तो उसका क्या फ़ायदा फिर, अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या है। अब इस रेफरेंस में इन्होंने कुछ, इस एडिटोरियल के अंदर कुछ एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन बताई है, जैसे कि अभी रिसेंटली UN के जो वर्किंग ग्रुप है ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के और दूसरी कंपनीज के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि क्या अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स होने चाहिए। वो बोल रहे हैं बाकी स्टेट्स को कि क्या मेजर्स लेने चाहिए। फिर कुछ 1975 में देयर वाज आल्सो द क्रिएशन ऑफ अ मल्टीलैटरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन TNCs. So these also can be referred to when we are writing this. Now next is security alert on threat of human bombs. क्यों भाई, इस्लामिक स्टेट ने एक बुक छापी है, ठीक है, इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो तरीके बता रही है कि आप कैसे सुसाइड अटैकर बन सकते हैं। तरीके बता रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप CCTV कैमरा से बचिए, इस तरीके से आप बॉम्ब बना सकते हो, इस तरीके से आप वेस्ट बना सकते हो, सब बता रखा है इसके अंदर। सो दिस इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे वन वी सी दैट देयर इज अ प्रोपोगेंडा चल रहा है, देयर इज अ रेडिकलाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस नेचुरली। एंड दूसरी बात हमें ये देखने को मिल रही है दैट दिस विल लीड दिस, अगर ये जो ह्यूमन बॉम्ब्स है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोन वुल्फ अटैक दैट विल टेक प्लेस। एक इंडिविजुअल आदमी किसी को इंस्पायर हो गया है बाय सम आइडियोलॉजी और उसको बोला तुम यहाँ जाओ और अटैक कर रहा हो, तो ऐसे बॉम्ब बनाते हैं, ऐसे वेस्ट बनाते हैं और तुम जाओ और उसको डेटोनेट कर दो अपने आप को। सो दिस इंसिडेंट कोई बाहर की जगह से इंडिया के अंदर में पुट अ टेररिज्म बढ़ा सकता है। सो दिस इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे बुक का मेंशन है, बट व्हाट इफ आई से दैट द सेम कुड बी डन बाय ऑनलाइन मीन्स या फिर साइबर टेररिज्म। तो बाहर किसी जगह से वो ट्रेन कर रहे हैं बाय द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ग्लोबलाइजेशन के मीन से दे आर ट्रेनिंग द इंडियन पीपल, ठीक है, उनको पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर टेररिज्म। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे सामने हमें मिलते हैं। फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो दे आर इन, ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट्स टू द जजेस। तो इन्होंने अभी रिसेंटली लार्ज 68 नेम्स दिए थे इन्होंने गवर्नमेंट को ताकि प्रेसिडेंट उन पे एक्शन ले, पर अभी तक इन पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। So this is again showing some way, this shows that this is one of the reasons for high pendency of cases, या the lack of जो vacancies है जुडिशरी के अंदर वो क्यों फिलअप नहीं होती है, ultimately leading to the pendency of cases. अब यहाँ पे एक interesting fact था about the vacancy in high court judges which you can list down. So the combined sanction strength of the 25 high courts, तो 25 हाई कोर्ट्स के अंदर हमारी sanction strength is 1098 judges.
और उसके अंदर मतलब 1098 जजेस है और उसके अंदर देर आर 465 वैकेंसीज, तकरीबन आधे से थोड़ा कम 45% हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी ओवर हियर। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस, जुडिशियल वैकेंसीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज अबाउट अगेन विद रेफरेंस टू द तालिबान। सो व्हाट आर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डूइंग अबाउट इट। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव को दिया हुआ है, जो बोल रहे हैं कि तालिबान है, जो तालिबान जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, दैट इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट देयर इज़ गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूसिवनेस। तो यही ये बता रहे हैं। ये तो इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि वुमेन को राइट्स देने चाहिए, ठीक है, एंड दे शुड इंश्योर गुड गवर्नेंस। तो ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हमने आज तक दे वर इंगेजिंग विद द अफगान गवर्नमेंट बट नॉट विद द तालिबान ओवर द ईयर्स, पर कह रहे हैं दैट इट इज़ अप टू द तालिबान। अगर तालिबान अच्छी गवर्नेंस लेके आता है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आता है, देन वी विल इंटरेक्ट। उसके बाद जो हमारे काम के इश्यूज यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द ऑयल प्राइसेस। अब सऊदी अरेबिया इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो अगर अपनी प्रोडक्शन कम कर देता है ऑयल की, तो फिर सप्लाई कम होती है एंड देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ द ऑयल शूट्स अप। तो यहाँ पे इंडिया के लिए कंसर्न है, बिकॉज अगर ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर तेल महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या मेजर्स ले रहे हैं इसके बारे में। और आप ओपेक इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। आप प्लीज़ इसको नेट से पढ़िए, आज नहीं डाला है इसमें यहाँ पे। तो ओपेक के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं आप इसमें क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो कह रहे बेसिकली ही डिडंट मेंशन एनीथिंग ओवर हियर एंड अदर थिंग इज, बट इट टेल्स अस अबाउट अ फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। एंड दूसरी चीज़ है दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, अगेन जैसे नाम जा रहा है, तो इसमें क्या होता है दैट दे गिव एन एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट इंडिया टाइम टू टाइम, और उसका ये सऊदी अरेबिया में एक मेंबर है। तो ये कश्मीर में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा बोलता है, प्लस अबाउट द राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स उसके अगेंस्ट, उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट बोलता है। सो दिस अगेन लीड्स टू हमारे बीच की टेंशन होती है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट टॉपिक, एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट्स ऑल ट्रायल्स। तो ये जो एंटी टैंक मिसाइल है, दिस इज हेलिना एंड दिस विल, इसका नाम हेलिना है एंड दिस विल बी प्लेस्ड ऑन एन एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है, आई थिंक इट्स ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर देयर विल बी दिस मिसाइल नोन एज हेलिना, जिसका काम क्या है, टैंक को उड़ाना। एंड इसमें क्या लिखा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। मतलब आपने फायर किया, वो अपने आप टैंक को चेज करता करता चला जाएगा, तभी तो लिखा है गाइडेड, इट विल बी गाइडेड। फर्दर दिस शोज इंडियाज अचीवमेंट्स। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दिस इज अबाउट इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, प्लस ऐसी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स मिलते हैं, दीज जो हमने गन्स बनाई हैं, दिस कैन बी एक्सपोर्टेड। तो ये इसका एक फ़ायदा है यहाँ पे। सो दिस विल लीड टू बेटर कोऑपरेशन विद द कंट्रीज प्लस एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो ये सब है हमारे आज के इस एडिटोरियल में, आई मीन आज के न्यूज़पेपर में। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।